एजुकेशनल जगत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में अनुवांशिकता के बारे में विस्तार से बताया था। अब हम आपको आगे की चर्चा करेंगे। आज पृथ्वी हरे भरे वनों से सजी हुई है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, झरने, विशालकाय पेड़, पहाड़, पहाड़ों से गिरते हुए सुंदर झरने, मौसम आदि सब व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं। सौरमंडल में चांद तारे सभी अपनी निश्चित कक्षाओं में घूम रहे हैं। घने सुंदर सुंदर वन, इन सुंदर वनों में विभिन्न प्रकार के शेर, हाथी सब अपनी अपनी निश्चित परिधि में जीवन जी रहे हैं। विभिन्न प्रकार के सुंदर पक्षियों के कलरों से सबका मन मोहित हो जाता है। वनों में आकर्षक जानवर जैसे मोर, सफेद शेर व हिरण आदि स्वच्छंद विचरण करते हुए दिखाई देते हैं। बागवानी तथा खेती चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। किसान उन्नत श्रेणी के औजार व तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। मनुष्य पशुओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर रहा है। बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें, लंबे लंबे महामार्ग, उस पर दौड़ती हुई विभिन्न प्रकार की गाड़ियां, अंतरिक्ष में भी इंसान आज अस्थायी रूप से अपना निवास बनाने में सफल हुआ है। लेकिन बच्चों, आपको क्या पता है, यहाँ तक पहुँचने में हमें हजारों करोड़ों वर्षों का समय लगा। यह सौरमंडल जो आज इतना व्यवस्थित दिखाई दे रहा है, पहले ऐसा नहीं था। हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी एक आग का गोला थी। उस पर उल्का पिंडों की बारिश होती थी और जहां तहां ज्वालामुखी फटते थे। ज्वालामुखी से राख और लावा निकलने के साथ ही प्रचुर मात्रा में खनिज और गैसें उपलब्ध हुई, जिसके फलस्वरूप वायुमंडल का निर्माण हुआ। वायुमंडल के साथ साथ गैसों के प्रादुर्भाव में भी H2O का भी निर्माण हुआ, जो द्रव रूप में अर्थात पानी के रूप में पुनः इस धरती पर वापस आया और परिणाम स्वरूप पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तथा छोटे छोटे जीवों और वनस्पतियां उत्पन्न होने लगी। एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय से जलीय जीव और वनस्पति, फिर मत्स्य वर्ग, फिर सरीसृप वर्ग और बाद में उभयचर प्राणी उत्पन्न हुए। उभयचर प्राणियों एवं वनस्पतियों के रूप में इनका विकास प्रारंभ हो गया। उभयचर प्राणी अपने आकार में वृद्धि के फलस्वरूप डायनासोर युग तक तथा वनस्पतियां छोटी छोटी घास से विशालकाय वृक्षों के रूप में पहुंच गईं। डायनासोर शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के होते थे। ये धरती पर अपने से कमजोर जीवों व वनस्पतियों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। इस कारण से कुछ जीव जो बहुत छोटे थे, वो धरती के अंदर छिपकर रहने लगे। फिर एक दिन हजारों किलोमीटर का एक विशालकाय उल्का पिंड धरती से टकराया और आसमान से गिरी इस आपदा का आकार और वेग इतना अधिक था कि पृथ्वी के एक बहुत बड़े हिस्से की जीव जंतु तथा वनस्पतियां सब जलकर राख हो गईं। इस विस्फोट के बाद आने वाली सुनामी के कारण जो बची हुई वनस्पतियां और जीव थे, वो भी नष्ट हो गए। जो अपनी प्राण रक्षा के लिए पृथ्वी के अंदर छिप गए थे, उनमें से ही कुछ शेष बच गए। कालांतर में धरती पर विकास की प्रक्रिया इन्हीं सजीवों से प्रारंभ हुई। विकास के पश्चात कुछ जीव, जिन्हें मानव के पूर्वज कहा जाता है, उन्होंने पेड़ों पर अपना आशियाना बना लिया और फल तथा पत्तियों को अपना आहार बनाया। जब पेड़ों पर भोजन समाप्त हो गया, तो वहां से ये भोजन की खोज में नीचे उतरे। अब अपने आगे के पैरों का उपयोग ये वस्तुओं को पकड़ने में तथा पीछे के दो पैरों का उपयोग
ये सीधे होकर चलने में करने लगे। धीरे धीरे इनके मस्तिष्क का भी विकास प्रारंभ हुआ। अब वो घूम घूम कर शिकार करने लगे। जैसे जैसे इनके मस्तिष्क का विकास होता गया, ये झुंडों में शिकार करने का प्रयास करने लगे। बड़े बड़े शिकार के लिए इन्हें झुंड में जाना होता था। जैसे जैसे इनका विकास होता गया, ये समुदाय के रूप में रहने लगे। फिर खेती वगैरह का भी प्रयास इन्होंने प्रारंभ किया। अब इन्हें आग की भी जानकारी प्राप्त हो गई थी, जिसका उपयोग ये अपने दैनिक जीवन में करने लगे थे। धीरे धीरे उनके मस्तिष्क का विकास अपनी चरम पे पहुंचा और आज का आधुनिक मानव इसी विकास के क्रम का जीवंत उदाहरण है। यह विकास कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, वरन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसी को उत्क्रांति कहते हैं। उत्क्रांति को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं: प्राकृतिक चयन की अनुक्रिया के लिए सजीवों के किसी एक वर्ग जाति के विशिष्ट लक्षणों में अनेक पीढ़ियों तक परिवर्तन होने की जिस प्रक्रिया द्वारा अंत में नई प्रजाति का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को उत्क्रांति कहते हैं। उत्क्रांति के सिद्धांत के अनुसार प्रथम जीव द्रव्य का पृथ्वी में निर्माण हुआ, फिर एक कोशिकीय और क्रमवार व धीरे धीरे परिवर्तन के फलस्वरूप विशाल व जटिल सजीव विकसित होते गए। यही क्रमिक विकास की प्रक्रिया वनस्पतियों में भी पाई गई। इसी कारण से इस पूरी प्रक्रिया को क्रमिक विकास अथवा उत्क्रांति का नाम दिया गया। उत्क्रांति के सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए हमारे बहुत से वैज्ञानिकों ने अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला, बाह्य रूपकीय प्रमाण या आकारिक प्रमाण। दूसरा, शरीर विज्ञान का प्रमाण या अंतर रचना का प्रमाण। तीसरा है अवशेषांग। चौथा है जीवाश्म विज्ञान संबंधी प्रमाण या जीवाश्म विज्ञान। पांचवा, संयोजी कड़ी और छठवां, भ्रूण विज्ञान का प्रमाण। बाह्य रूपकीय प्रमाण या आकारिक प्रमाण। सबसे पहले हम बाह्य रूपकीय या आकारिक प्रमाण के बारे में बात करेंगे। बाह्य रूपकीय या आकारिक अर्थात जो बाहर से दिखाई पड़े। हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि सजीवों की बाहरी बनावट। चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुत्ता, भेड़ व लोमड़ी के मुंह का चित्र दिखाया जा रहा है। अगर हम इनके बाहरी रूप की रचना देखें तो सभी की रचनाएं एक जैसी ही दिख रही हैं। इन सब में आंख के गड्ढे का स्थान, नाक के छिद्र की जगह और मुख का स्थान सब एक ही जगह दिखाई दे रहा है। अगर हम इनके कान के आकार और घने बालों की को देखें तो वो भी लगभग एक समान ही दिखाई देते हैं। इसी प्रकार इस चित्र में कुछ वनस्पतियों के चित्र दिखाए जा रहे हैं। अगर हम इनके पत्तियों की बाहरी रचना, पर्णवृंत और पर्णदंड की बात करें तथा सिरा विन्यास की तुलना करें तो ये सब एक जैसे ही दिखाई देते हैं। अर्थात इन पत्तियों की बाह्य रचना में काफी समानता दिखाई देती है। इन जीवों और वनस्पतियों की तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इन जीवों का उद्गम किसी एक प्रकार से जीव से या विभिन्न वनस्पतियों का उद्गम एक ही प्रकार की वनस्पतियों से हुआ है। दूसरे प्रमाण के रूप में शरीर विज्ञान या अंतररचना का प्रमाण हम देखेंगे। अब हम शरीर विज्ञान या अंतररचना के प्रमाण के द्वारा उत्क्रांति को समझेंगे। इस चित्र में कुछ जीवों के पंख, कुछ के पैर, किसी के अग्रपाद तथा किसी जीव के हाथों की रचना को एक साथ रखकर उनका तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। हम देखते हैं कि इन सभी के बाहरी आकार
भिन्न हैं, जैसे चमगादड़ के पंख, मनुष्य के हाथ और व्हेल के पर। परंतु अगर हम इनकी हड्डियों की संरचना को देखें तो इनका बाह्य आकार और कार्य बिल्कुल भिन्न होने पर भी हड्डियों की संरचना में और हड्डियों की जोड़ों में काफी समानता दिखाई देती है। हड्डियों में समानता दिखाने वाले भागों को अलग अलग रंगों से दिखाकर इसका तुलनात्मक अध्ययन स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसे विस्तृत रूप से समझने के लिए हम मनुष्य के हाथ और घोड़े के अग्रभाग का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। मनुष्य की हड्डी में कंधे से लगने वाली हड्डी को और घोड़े के अग्रपाद के आगे के हिस्से की हड्डी को एक जैसे रंग से दिखाया गया है। इनकी रचना देखने में बिल्कुल समान है। शेष अन्य हड्डियों की रचना तथा उनके जोड़ों में भी समानता दिख रही है। हड्डियों का तुलनात्मक अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि इन सब के पूर्वज एक समान रहे होंगे। अब हम अगले प्रमाण के रूप में अवशेषांक की चर्चा करेंगे। अवशेषांक, जिसका शाब्दिक अर्थ है बचे हुए अंग, या विज्ञान के संदर्भ में हम इसे उपयोग में न आने वाले अंग भी कह सकते हैं। सजीवों में नष्ट होने वाले अथवा अपूर्ण वृद्धि वाले निरुपयोगी अंगों को अवशेषांग कहते हैं। परिवर्तनशील या भिन्न पर्यावरण में जीवित रहने के लिए अचानक नए ऊतकों, अंगों या इंद्रियों का निर्माण नहीं होता, अपितु अस्तित्व में होने वाले पुराने इंद्रियों में ही क्रमवार परिवर्तन होता है। सामान्यतः किसी विशिष्ट परिस्थिति में शरीर की कोई एक रचना उपयुक्त होती है, परंतु भिन्न परिस्थिति में वह निरुपयोगी होती है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया से ऐसी इंद्रियां नष्ट होने के मार्ग पर होती हैं। किसी एक निरुपयोगी अंगों को नष्ट होने के लिए हजारों वर्ष लगते हैं। ये नष्ट होने वाले अंगों की भिन्न भिन्न अवस्थाएं भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीर में दिखाई देती हैं। ऐसा अवयव यदि किसी एक सजीव में कोई कार्य नहीं करता है तो दूसरे सजीव में वही अवयव कार्य करता है। अर्थात एक अंग जो एक सजीव के लिए अवशेषांग होता है, वही दूसरे सजीव के लिए उपयोगी होता है। उदाहरण के रूप में मानव के लिए निरुपयोगी आंत्रपुच्छ तृणभक्षक या सेलुलोज का पाचन करने वाले प्राणियों के लिए उपयोगी अवयव होता है। उसी प्रकार से मनुष्य के लिए अनुपयोगी कान के स्नायु बंदरों को कान हिलाने के लिए उपयुक्त होते हैं। मेरुदंड की अंतिम 4 कशेरुकाएं, अक्लदाढ़, शरीर पर बाल आदि कुछ अन्य ऐसे अवशेषांग हैं जो मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न सजीव एक ही प्रकार के पूर्वजों से उत्क्रांतित हुए हैं। अब हम जीवाश्म विज्ञान संबंधी प्रमाण या जीवाश्म विज्ञान पर थोड़ी चर्चा करते हैं। बच्चों, ये तो आप सभी भली प्रकार जानते हैं कि डायनासोर को किसी ने भी प्रत्यक्ष में नहीं देखा, परंतु फिर भी विज्ञान कहता है कि पूर्व में कभी डायनासोर जैसे विशालकाय प्राणी पृथ्वी पर मौजूद थे, जो अब पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। अब हम पहले यह समझते हैं कि जीवाश्म क्या होते हैं और वे किस प्रकार बनते हैं। बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी आदि जैसी आपत्तियों के कारण बड़ी मात्रा में सजीव मिट्टी में दफन होते हैं। इन सजीवों के अवशेष व चिन्ह जमीन के नीचे सुरक्षित रहते हैं। इन्हें ही जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्म विज्ञान का उत्क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। जीवाश्म तथा हस्तलिखितों का काल निर्धारण कर उनके अनुसार अवशेषों की उम्र का निर्धारण कर सकते हैं। इस विधि को कार्बन आयु निर्धारण या कार्बन डेटिंग का नाम देते हैं। यहाँ पर यह समझ लेना आवश्यक है कि कार्बन डेटिंग क्या है और यह कार्य कैसे करता है। बच्चों, आपने टीवी पर सीआईडी या सावधान इंडिया जैसे सीरियल कभी न कभी तो देखा होगा। उसमें आपने यह देखा है कि डेड बॉडी देखकर उसका टेस्ट करके आसानी से यह बताया जा सकता है कि इसकी मृत्यु कब व कितने समय पहले हुई थी। इसका पता इसी कार्बन डेटिंग या आयु निर्धारण पद्धति द्वारा ही संभव होता है। अब हम
इस पद्धति के कार्य प्रणाली पर विचार करते हैं। प्राणी तथा वनस्पतियों में कार्बन के दो समस्थानिक C14 और C12 पाए जाते हैं। सजीव के मृत होते ही उनके द्वारा कार्बन ग्रहण करने की प्रक्रिया रुक जाती है और C14 रेडियोधर्मी तथा C12 रेडियोधर्मी न होने के कारण C14 तथा C12 का अनुपात स्थिर न रहकर लगातार बदलता रहता है। किसी वनस्पति या प्राणी के मृत होने के पश्चात उसमें C14 की सक्रियता और C14 तथा C12 का अनुपात ज्ञात कर उसके समय का मापन कर सकते हैं। कार्बन आयु निर्धारण पद्धति का विकास 1954 में विलार्ड लीवी द्वारा विकसित किया गया था। इसके लिए 1960 में उन्हें रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस पद्धति का उपयोग पुरातन अवशेष शास्त्र तथा मानवीय वंश शास्त्र में मानवीय अवशेषों तथा हस्तलिखित लिपि का काल निर्धारण कर लिया जाता है। इसी आधार पर असंपृष्ठ रज्जु प्राणी से धीरे धीरे संपृष्ठ रज्जु प्राणियों का विकास होता हुआ दिखाई देता है। अब हम अगले प्रमाण के रूप में संयोजी कड़ी की चर्चा करेंगे। कुछ प्राणी तथा वनस्पति ऐसे होते हैं जिसमें दो समूहों के लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए इनको संयोजी कड़ी के नाम से जाना जाता है। उदाहरण पेरिपेटस नामक प्राणी में जहां एक ओर सखंड कृमि जैसे प्राणियों के समान खंडित अंग, पतले उपचर्म तथा पार्श्वपाद अर्थात पैर दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी ओर संधिपाद प्राणियों के समान श्वास नलिका और खुला रक्त परिसंचरण संस्थान पाया जाता है। अतः पेरिपेटस एनिलिडा और संधिपाद दोनों के बीच की कड़ी माने जाते हैं। इसी प्रकार से डकबिल प्लेटिपस जहां एक ओर सरीसृप प्राणियों की तरह अंडे देती है, वहीं शरीर पर बाल तथा दुग्ध ग्रंथि होने के कारण इसका संबंध स्तनधारी समूह से लगाया जाता है। इस प्रकार लंगफिश मछली होते हुए भी गिल से श्वसन न करके फेफड़ों के द्वारा श्वसन करती है। ऊपर दिए गए विभिन्न उदाहरण ये सिद्ध करते हैं कि स्तनधारी प्राणी सरीसृप प्राणियों से और उभयचर प्राणी मत्स्य वर्ग प्राणियों से उत्क्रांतित हुए हैं। अब हम भ्रूण विज्ञान के प्रमाण की चर्चा करते हैं। उत्क्रांति को प्रमाणित करने में भ्रूण विज्ञान का अपना विशेष महत्व है। पुनरुत्पादन प्रक्रिया के दौरान जब सजीव गर्भ में स्थित होता है, उस अवस्था में वह भ्रूण कहलाता है। भ्रूण के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। यहाँ आकृति में विभिन्न संपृष्ठ रज्जु प्राणियों में भ्रूण वृद्धि के विभिन्न स्तरों पर तुलनात्मक अध्ययन करके उत्क्रांति को बताया गया है। यदि हम भ्रूण की प्रथम अवस्था को ध्यान से देखें तो यहाँ पर A से लेकर F तक अलग अलग संपृष्ठ रज्जु प्राणी के भ्रूण को दिखाया गया है। इनको ध्यान से अगर हम देखें तो इसमें हमें कोई विशेष अंतर नहीं समझ में आ रहा है। अर्थात भ्रूण की इस प्रथम अवस्था को देखकर हम यह नहीं बता सकते कि विकसित होने के पश्चात कौन सा भ्रूण किस सजीव में परिवर्तित होगा। अब अगर हम भ्रूण विकास की दूसरी अवस्था को देखें तो A और B का भ्रूण में थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई दे रहा है, परंतु C से लेकर F तक के भ्रूण में समानता दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार A और B की अगर तुलना करें तो ये दोनों भ्रूण भी काफी समानता दिखाते हैं। परंतु भ्रूण विकास की तीसरी अवस्था तक पहुंचते पहुंचते यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा भ्रूण किस सजीव के रूप में विकसित होगा। अब इस भ्रूण विकास की अवस्था को और अच्छे से समझने के लिए हमने सिर्फ दो प्राणियों के भ्रूण का तुलनात्मक अध्ययन दिखाने का प्रयास किया है। भ्रूण विकास की प्रथम अवस्था में ये भ्रूण दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। इनके गिल की चर्चा करें तो इनकी संख्या दोनों में 5 है। आँख के गड्ढे का स्थान एक जैसा है। कान के छेद
का स्थान भी एक जैसा दिखाई देता है। जैसे ही हम दूसरी अवस्था में जाते हैं तो इनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु तीसरी अवस्था तक पहुंचते पहुंचते दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया है। एक में पूंछ का विकास दिख रहा है, दूसरे में पूंछ नहीं दिखाई दे रही है। एक का मुंह थोड़ा आगे निकल आया है, दूसरे का नहीं निकला है। दूसरे भ्रूण में गर्दन जैसी संरचना का निर्माण हो गया है। अर्थात इन दोनों भ्रूणों को देखकर हम यह कह सकते हैं कि इसमें एक भ्रूण जो कि खरगोश के रूप में विकसित होगा और दूसरा भ्रूण मनुष्य का है। भ्रूणों की प्रारंभिक अवस्था की समानता यह सिद्ध करती है कि हम सबके पूर्वज एक ही हैं। बच्चों, क्रांति के इतिहास और उससे संबंधित विभिन्न प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि विभिन्न सजीव व वनस्पतियों के उद्गम एक ही हैं और यह विकास कोई एक दिन का नहीं अपितु करोड़ों वर्षों में होने वाला क्रमिक विकास है। अब हम अपने आगे आने वाले वीडियो में मनुष्य के क्रमिक विकास और डार्विन तथा लैमार्क के वाद पर चर्चा करेंगे। अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके। मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो उसे लाइक करें और शेयर करें।